आवेश क्वांटीकरण नियम पर एक न्यूमेरिकल, एक कूलाम ऋणावेश की रचना करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो ये कोई वस्तु, अभी ये उदासीन है, निरावेशित है। अब इसको आवेशित करना है एक कूलाम ऋणावेश, ठीक है। तो अब ऋणावेश के लिए इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, ऋणावेश के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इसीलिए इस पे लिखा हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो अब इसके लिए अपन क्वांटमीकरण नियम Q बराबर NE इससे करते हैं। तो N इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे क्या दिया हुआ है इसमें, एक कूलाम ऋणावेश, तो इसमें आवेश दिया हुआ है एक कूलाम। ज्ञात क्या करना है इसमें, कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ऋणावेशित करना है तो ऋणावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, तो वो कितने चाहिए अपने को, कितने देने पड़ेंगे। तो इसके लिए कि किसी वस्तु पर कितना आवेश आता है, तो कितना आता है Q बराबर N। आवेश तो दिया हुआ अपने को, ज्ञात करना N, तो N बराबर हो गए Q बटे E। कितना आवेश दिया हुआ है, एक कूलाम। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। तो N बराबर 1 में 1.6 का भाग देंगे तो ये वैल्यू होगी 0.625 10⁻⁻19 प्लस हो गई। और अब ये अगर इस तरीके से लिखें तो 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। और तब ये इतने इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेंगे 6.25 × 10⁻18, तो इतने इलेक्ट्रॉन देने से ये ऋणावेशित हो जाएगी। कितनी ऋणावेशित हो जाएगी, एक कूलाम, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे सिंपल न्यूमेरिकल, कोई भी और सिंपल अगर आता है तो जैसे मान लो इस तरीके से लिख दिया कि किसी वस्तु से 20 इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए गए। इस वस्तु पर आवेश की गणना करो। किसी वस्तु से 20 इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए गए, इस वस्तु पर आवेश की गणना करो। तो अब इसमें लिखा हुआ निष्कासित किए मतलब निकाले गए, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित है। तो जो फॉर्मूला है Q बराबर NE, उसमें यहाँ प्लस और माइनस दोनों आते हैं, तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस लेंगे। इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी वस्तु से 20 इलेक्ट्रॉन, तो यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन। यहाँ सबसे पहले अपन अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि क्या दिया हुआ अपने को, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है 20, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है इसमें 20। तो अब पूछा है क्या, उस पर आवेश। तो फिर से Q बराबर NE प्लस या माइनस, प्लस चिन्ह वही सेम निष्कासित के लिए प्लस, तो Q बराबर 20, N की वैल्यू है 20 और E की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 गुना। सरल करेंगे इसको तो ये हो गया 32 × 10⁻⁻19, इतना कूलाम आवेश, धनावेश, ठीक है। 20 × 16 320 और ये दशमलव वापिस, तो 32 × 10⁻⁻19। तो ये एक सिंपल न्यूमेरिकल। इसके बाद में आगे का गुणधर्म क्वांटमीकरण नियम के बाद का नियम, आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम तो बिल्कुल से सिंपल है, जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, वैसे ही आवेश संरक्षण नियम। संरक्षण का मतलब क्या होता है,
न तो नष्ट होना न ही उत्पन्न होना, जितना है उतना ही रहेगा। तो आवेश भी क्या रहता है, संरक्षित ही रहता है, न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है। किसी भी प्रक्रिया से ये नष्ट नहीं किया जा सकता और किसी भी प्रक्रिया से आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा। तो किया क्या जा सकता है, अपन कहते हैं इस पर इतना आवेश आ गया, इस पर इतना धनावेश आ गया, तो वो क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर वो स्थानांतरित होता है। और ये अपने अच्छे तरीके से समझा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, वही उसी को अपन लिख रहे हैं। तो थ्योरी रूप में अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी निकाय, या और अच्छी तरीके से लिखें तो विलगित निकाय, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो बाकी ये तो सब समझ में आया ही हुआ है। इसमें अपन दो समझेंगे कि एक तो निकाय या विलगित निकाय, इसमें क्या डिफरेंस है। तो निकाय या विलगित निकाय में इतना ही डिफरेंस है, जब अपन विलगित शब्द लगाते हैं तो विलगित का मतलब होता है अकेला, जिस पर किसी दूसरे का इफेक्ट नहीं होता है, स्वतंत्र हो, बाहर का कोई प्रभाव नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, विलगित निकाय। जैसे मान लो ये वाली वस्तु, ठीक है, इस पर 20 कूलाम आवेश है, जब तक ये दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगी, मतलब स्वतंत्र है, तब तक इसका आवेश कितना रहेगा, 20 कूलाम रहेगा। ठीक है, जैसे अपन ने दूसरी वस्तु ली, इसके कांटेक्ट में किया, तो हो सकता है कि ये आवेश इसमें स्थानांतरित हो जाए, तो कम ज़्यादा हो जाएगा, इसका संरक्षित नहीं रहेगा। तो किसके लिए, किस निकाय के लिए, विलगित निकाय के लिए, मतलब किसी दूसरे का इफेक्ट इस पर नहीं हो, तब उस निकाय को अपन क्या कहते हैं, विलगित निकाय। उसके बाद में आगे ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है, नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे अपन एक छोटा सा उदाहरण लेके अगर इसको समझे कि पहले वही वाला जिसमें अपन ने समझा था उसी से समझ ले कि ये कोई वस्तु A अभी क्या है, उदासीन है, ये दूसरी वस्तु B ये भी उदासीन है, जितना धनावेश मान रहे हैं उतना ही ऋणावेश। अपन ने पढ़ा था कि जब घर्षण करते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, एक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो तो धनावेशित हो जाती है, और एक में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं कि भाई जैसे पहले समझा था सेम उसी प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इस तरीके से इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़े हैं ये वाले, तो इसका आवेश कितना हो गया, इसका आवेश जैसे पहले 4 और 2 -6 और ये +4 कितना हो गया, -2, इसका कितना हो गया, 3 और -1 +2। ठीक है, तो अब ये अपन यहाँ ऐसे नहीं कर सकते कि भाई पहले तो ये दोनों क्या थी, अनावेशित थी, कोई आवेश नहीं था, अब इन दोनों पर आवेश आ गया। इसका मतलब यह नहीं कि आवेश उत्पन्न हुआ है, समझ में आ रहा है। दोबारा से यहाँ लिखा हुआ ना, आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, आवेश को उत्पन्न
नहीं किया जा सकता। जबकि अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, भाई ये आवेश हो गया, इसका मतलब आवेश उत्पन्न हो गया, तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता। तो किस प्रकार से, तो ध्यान दो, अगर अपन पहले पढ़े कि घर्षण से पहले कुल आवेश, तो घर्षण से पहले कुल आवेश एक का कितना था, ए का 0, बी का कितना था 0, पूरा कितना कुल कितना हो गया 0 + 0 बराबर 0। तो घर्षण से पहले निकाय का कुल आवेश कितना था 0 था, ए और बी का कुल कितना हो गया 0। घर्षण के बाद ए का कितना हो गया, ए का +2 हो गया, बी का कितना हो गया -2, कुल पूरे निकाय का कितना हो गया +2 - 2 कितना हो गया 0। तो यहाँ पूरे निकाय का घर्षण से पहले कितना था कुल आवेश 0, पूरे निकाय का घर्षण के बाद कुल आवेश कितना है 0, दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर, मतलब पहले जितना था अब भी क्या है उतना ही है। तो आवेश नष्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसीलिए अपन लिखते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया। तो यहाँ से ऐसे नहीं समझ सकते कि भाई ये धनावेश आ गया, यहाँ ऋणावेश आ गया, आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न नहीं होता। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सिर्फ क्या होता है स्थानांतरित होता है। जैसे ऊर्जा के लिए अपन समझते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। जैसे मान लो कि ये ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है ए, इससे इसकी ऊर्जा मान ली कितनी 100 जूल, और इससे ये ऊर्जा 2 भागों में बंट रही है, ये भाग मान लिया बी और ये भाग मान लिया सी। मान लो इसके पास ऊर्जा आ गई 30 जूल, इसके पास कितनी आ गई 70 जूल। पहले इसके पास कोई ऊर्जा नहीं थी, सी के पास कोई ऊर्जा नहीं थी, ऊर्जा किसके पास थी ए के पास, कितनी थी 100। ये कितने भागों में बट गई 2, कुछ बी के पास आ गई, कुछ सी के पास आ गई, कितनी 30 और 70। तो अब ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ ऊर्जा उत्पन्न हो गई, यहाँ ऊर्जा उत्पन्न हो गई, भाई यहाँ 0 से 30 हुई ना, 0 से 70 हुई, तो ऐसे नहीं लिखते कि यहाँ उत्पन्न हो गई। उत्पन्न होने का मतलब नई बनना होता है, उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है नई बनना होता है। तो यहाँ उत्पन्न नहीं हो रही, यहाँ तो क्या हो रहा है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रही है। तो ये होता है उत्पन्न होना नष्ट होना। डिफरेंस किस में, स्थानांतरित होने में। इनका डिफरेंस किसके साथ है, स्थानांतरित होने के साथ। ठीक है, तो बाकी ये लाइनें तो आपको वैसे ही रटी रटाई याद रहती है और इसको समझना था, तो इस तरीके से अपन ने समझ लिया। ठीक है, अब अपन आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। तो चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, यहाँ जैसे अपन किसके लिए पढ़ा, कौन सी प्रक्रिया के लिए पढ़ा, घर्षण के लिए। तो कोई भी प्रक्रिया हो ना, तो प्रक्रिया से पहले जितना आवेश होता है उतना ही आवेश प्रक्रिया के बाद होता है। किसी भी प्रक्रिया के दौरान आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न। तो इस तरीके से अपन आवेश के गुण धर्म पढ़ते हुए लगभग लास्ट में अपन गुण धर्मों के चल रहे हैं। 1-2 गुण धर्म और है जिसको याद करना है, समझना है। ठीक है, और उनमें से एक परीक्षा में पूछा गया। तो और आगे अपन पढ़े तो आगे वाला गुण धर्म है कि सजातीय आवेश या लिख सकते हैं समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब होता है विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये वाला कथन गुणधर्म ये भी सबको पता ही होता है। ठीक है, एक बार इसके बारे में थोड़ा समझ ले
सजातीय का मतलब होता है एक जैसे, एक ही समान, मतलब समान प्रकृति के। जैसे प्लस और प्लस सजातीय हो गए, माइनस और माइनस सजातीय हो गए। विजातीय का मतलब होता है विपरीत, मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो इनमें जैसे समझ में आ गया होगा, बिना समझाए, ये प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस आकर्षित करते हैं, माइनस प्लस क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है। विपरीत और असमान ये अलग अलग होते हैं। ठीक है। विपरीत का मतलब एक दूसरे के विपरीत, जैसे एक प्लस तो एक माइनस। असमान का मतलब होता है विपरीत, लेकिन हर एक बार ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे विपरीत। उसके बाद का एक इसका गुण धर्म आवेश के लिए वो अपन पढ़ रहे हैं कि स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, ये जो स्थिर आवेश होता है मतलब गति की अवस्था में नहीं रहे वो वाला आवेश। तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी में एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तथा त्वरित आवेश, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और इसके साथ साथ मतलब ये दो तो है ही है, साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन भी करता है। तो ये वाला गुणधर्म है, ये परीक्षा में पूछा गया था 2 साल पहले, तो इसको समझना है। स्थिर आवेश मतलब कोई गति नहीं कर रहा, स्थिर है। वो तो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र। इस पाठ में 1-2 टॉपिक और पढ़ने के बाद में, बल पढ़ने के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है वो अपन इसमें बाद में समझेंगे। अभी ये सिर्फ याद रखना है ये लाइनें, इसके तीनों के मतलब ये स्थिर आवेश, ये और ये वाला, पहले तो इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। और ये वाले जो है ना अभी याद रखने कि कौन सा क्या क्या करता है। और ये तीनों है ना, विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या है 2-3 चैप्टर छोड़ के पढ़ेंगे, और ये सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी ये याद रखने, यहाँ समझ में नहीं आएंगे, सिर्फ अपन ध्यान रखो स्थिर आवेश। ठीक है, यह पता ही है। गतिशील आवेश, अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर स्थिर करता है तो यह तो करेगा ही। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र करेगा। तो ये अपन एक चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का मतलब गतिशील आवेश और चुंबकीय प्रभाव, उस पर अपन क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। त्वरित तीसरा किस प्रकार का है, त्वरित। तो त्वरित का मतलब है तो गतिशील ही, है तो गतिशील ही, लेकिन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं है। ठीक है। तो लगभग शायद इसको समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। एक समान वेग से गति कर रहा आवेश और त्वरित गति कर रहा आवेश। त्वरित, ठीक है, इसमें वेग एक समान रहेगा। तो ये तीनों के लिए याद रखना है। त्वरित गति भी अपन ने पढ़ी थी 11th क्लास में, कंपन गति, कंपन गति पढ़ी थी, और एक समान गति ये पहले सब पढ़े हुए हैं 11th में।
अब उसके बाद में एक और जो इसके बारे में टॉपिक है आवेश से रिलेटेड, वो है आवेश सदैव द्रव्यमान से सहबद्ध होता है। इसी लाइन का मतलब जो अभी समझाएंगे आपको, अर्थात बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है। तो इस लाइन को, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम लाइनें हैं। तो इनमें से एक लाइन समझते ही दूसरे तो अपने आप समझ में आ जाएगी अपने। तो इनको एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि जैसे ये वस्तु और ये वस्तु, मान लो इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो अब इसको आवेशित करना है, चाहे धनावेशित करना चाहे ऋण। तो ऋणावेशित के लिए जैसे अपन मान रहे हैं कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए। इस द्रव्यमान को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए? 4। और ऐसा करने से ये हो गई ऋणावेशित। मतलब अब इसमें यहाँ पर पहले नंबर पर द्रव्यमान के साथ, यानी द्रव्यमान और आवेश दोनों की उपस्थिति है, दोनों की उपस्थिति। अब उसी को अपन दूसरे तरीके से समझे कि मान लो यहाँ कोई द्रव्यमान ही नहीं है, कोई द्रव्यमान यहाँ नहीं है, ठीक है। तो क्या इसको आवेश अपन दे सकते हैं? इसको आवेश नहीं दे सकते। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? भाई कुछ है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे या इसको कैसे देंगे? इलेक्ट्रॉन देने से, इलेक्ट्रॉन हटाने से तभी क्या होता है? आवेश की उत्पत्ति, आवेश यहाँ प्रदर्शित होता है। तो वो अपन यहाँ नहीं कर सकते। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ एम नहीं है। एम नहीं है इसका मतलब 0 है। भाई द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान कितना है? 0। अगर ये है, भाई ये कंडीशन आती है कहीं कि द्रव्यमान कितना हो? 0, तो वहाँ पर निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं कि आवेश नहीं दे सकते, आवेश नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस लाइन को अपन लैंग्वेज में लिखें, क्या है, क्या मतलब है इसका? कि द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यही है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं। वो लिखा हुआ बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। इसका उदाहरण अगर अपन ले तो जैसे अपन ले सकते हैं फोटोन, न्यूट्रॉन, इस द्रव्यमान से और समझ में आ जाएगा। फोटोन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, इनमें न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब इसका आवेश कितना होता है? 0। आवेश होता है इसका 0, लेकिन इसका द्रव्यमान 0 थोड़ी होता है, इसका द्रव्यमान 0 नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूलभूत कण है, मुख्य कण है, और इनमें से तीनों के क्या होते हैं? द्रव्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इन पर आवेश देखें तीनों पर, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो आवेश कितना है? 0। द्रव्यमान 0 नहीं है इसका। भाई इन तीनों के द्रव्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फोटोन के बारे में अगर अपन समझे तो इसके लिए भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि फोटोन होता क्या है। तो ये एक ऊर्जा का रूप होता है, ऊर्जा का रूप होता है, ऊर्जा का रूप होता है। इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 0। द्रव्यमान
जीरो। द्रव्यमान जीरो है इसीलिए इसका आवेश भी कितना होता है, जीरो होता है। द्रव्यमान जीरो है इसीलिए इसका आवेश क्या होता है, जीरो। तो एक बार दोबारा से, फोटोन क्या होता है, ऊर्जा का रूप। द्रव्यमान कितना हो गया, जीरो। द्रव्यमान जीरो है इसीलिए ये आवेश भी कितना है, जीरो। तो वही कथन आ गया ना कि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। यदि द्रव्यमान जीरो है तो निश्चित रूप से आवेश भी कितना होगा, जीरो होगा। दूसरा, इसका विलोम, बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व है संभव नहीं। बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व संभव है, ये क्या लिखा हुआ है, संभव है। ठीक है। जैसे यहाँ अपन ये वस्तु ली, द्रव्यमान लिया 5 किलोग्राम, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन दिए 4, ऋणावेशित हो गई, ठीक है। हो सकता है कि जैसे अपन ने वापस ये इलेक्ट्रॉन उठा लिए तो ये क्या हो गई, उदासीन। क्या हो गई, उदासीन। जैसे पहले उदासीन थी, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऋणावेशित हो गई, वापस 4 उठा लिए, क्या हो गई, उदासीन। तो अपन यहाँ ये समझे कि इसका द्रव्यमान तो है, द्रव्यमान तो है, तो इस पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आवेश, जैसे अपन मान लेते हैं कि आवेश कितना है यहाँ पर, जीरो। आवेश कितना है, जीरो। तो क्या होगी, बिना आवेश के द्रव्यमान तो रह सकता है। तो इसको अपन सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं। अब उसके बाद में आगे पॉइंट, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बल के लिए आवेशों के मध्य क्या लगता है, बल लगता है। जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब कौन सा बल हो गया, प्रतिकर्षण बल। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये इस साइड जाएगा माइनस और ये प्लस किस साइड जाएगा, इस साइड, ठीक है। ये प्लस किस साइड जाएगा, इस साइड, माइनस किस साइड आएगा, इस साइड। तो ये तो क्या हो गया, आकर्षण। तो यहाँ कौन सा बल है, आकर्षण बल। तो ये जो बल है आवेश की वजह से लग रहा है, आवेश की वजह से जो बल लगता है उसको अपन कहते हैं विद्युत बल। या फिर ये नियम, इसके बारे में नियम दिया था कूलाम ने, तो कूलाम बल। अगर कोई बल द्रव्यमान के कारण लगता, जैसे ये एक द्रव्यमान होता, ये एक द्रव्यमान होता, ठीक है, और द्रव्यमान की वजह से ही बल लगता, तो वो होता गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो एक छोटा सा अंतर है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। मतलब एक द्रव्यमान, ये दूसरा द्रव्यमान आकर्षण प्रकृति का बल ही प्रदर्शित करते हैं। तो किस, केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार का हो गया, आकर्षण प्रकृति का। जबकि यहाँ देख रहे हैं विद्युत यानी कूलाम बल दोनों प्रकृति का होता है, ठीक है। ये बल, इसके लिए नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, और इसके लिए नियम दिया है कूलाम ने। दोनों नियम एक जैसे ही है, सेम तरीके से। जैसे न्यूटन वाला होता है किसकी वजह से, द्रव्यमान की, तो F समानुपाती m1 m2, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, 20 की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और फिर इन दोनों को मिलाएंगे
तो F समानुपाती m1 m2 बटे आर स्क्वायर और F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला ये द्रव्यमान की वजह से। और अपने को ये भी पता है, बार बार ये मैं कह रहा हूँ कि जो भूमिका द्रव्यमान की होती है वो भूमिका किसकी होगी? आवेश की होगी। आवेश की वजह से क्या होता है? बल लगता है। ठीक है, तो अपन जैसे इसको लिखें तो मान लो ये एक आवेश और ये दूसरा आवेश। आवेश को Q से लिखते हैं तो ये मान लो Q1 आवेश है पहला और ये आवेश दूसरा क्या है? Q2 आवेश है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी अपन मान लेते हैं कि ये जो बीच की दूरी है कितनी है? r। तो सेम उसी प्रकार से इसकी कॉपी करें तो ये नियम क्या हो गया कि लगने वाला जो बल है विद्युत बल दोनों के किसके गुणनफल के समानुपाती? आवेश के, क्योंकि द्रव्यमान जैसी राशि क्या है? आवेश। तो आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F समानुपाती एक बटे आर स्क्वायर। और दोनों को मिलाएं इक्वेशन ये वाली और ये, तो दोनों को तो ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद में आगे समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा, समानुपाती नियतांक। यहाँ समानुपाती नियतांक क्या मान लिया? K। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो बल है कौन सा है? कूलाम बल। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इनमें अगर अपन इसमें देखें कि भाई अंतर क्या हो गया, तो एक तो अंतर ये हो गया कि यह सिर्फ और सिर्फ किस प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का हो गया। और ये दोनों प्रकृति का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। उसके बाद में एक और मुख्य अंतर है, याद रखना है, इन दोनों में मुख्य अंतर एक और है, और वो है कि ये वाला जो बल है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम मीडियम पर निर्भर नहीं करता। कोई भी माध्यम हो बल वही लगेगा जो पहले माध्यम में लग रहा है हर एक बार। लेकिन इस वाले बल के लिए अपन लिखते हैं कि ये माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे मान लो ये आवेश, दोनों आवेश है, यहाँ बीच में जैसे वायु है तो अलग बल लगेगा, यहाँ कोई जैसे सुचालक पदार्थ है तो अलग बल लगेगा, अगर कोई कुचालक पदार्थ है तो अलग। तो ये माध्यम क्या हो गए? चेंज हो गए। और माध्यम चेंज होते ही विद्युत बल भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता? माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जबकि कौन सा बल? कूलाम बल या विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। अब देखो माध्यम चेंज होते ही आवेश का मान तो चेंज होगा नहीं। जैसे पहले यहाँ कोई अलग माध्यम है, अब और कोई माध्यम हो गया, ठीक है, तो आवेश तो वही रहेंगे Q1 Q2, दूरी भी क्या होगी? वही होगी, लेकिन चेंज क्या हो जाता है? K। और इसी वजह से क्या चेंज हो जाता है? मतलब कि ये K का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। तो अब अपन यहाँ लिखेंगे, ये दो भागों में अपन आगे लिखेंगे, एक वायु निर्वात के लिए और एक किसके लिए? माध्यम के लिए। तो इसको अगर अपन समीकरण 3 लिखें तो आगे यहाँ वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, ये जो K है इसका जो समीकरण है K की समीकरण K इक्वल टू 1/4πε0। ये जो है इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। ठीक है, एक दो बार ट्राई करोगे तो ये याद रहेगा, एप्सिलॉन ही बोलना है, ठीक है, और ये नोड या नोड, ठीक है, तो एप्सिलॉन नोड इसकी वजह से, ठीक है, अकेला है तो एप्सिलॉन। तो अभी मैं इसको बोल रहा हूँ एप्सिलॉन,
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन है। क्या होता है ये एप्सिलॉन, और ये होता है तो एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली वैल्यू के की होती है कब, वायु या निर्वात के लिए, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है भाई 4 हमेशा 4 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 ही रहेगा या 3.14। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, वो मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट 8.854 × 10⁻12, ये वाली वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, और ये होता क्या, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो इसको पढ़ते हैं, बोलते क्या होता क्या है ये, तो ये है किसके लिए नोट लगा हुआ, तो क्या किसके लिए हो गया, वायु या निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं, विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता, विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता किसकी है, वायु या निर्वात की। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मान फिक्स होता है ये वाला 8.854 × 10⁻12। मात्रक की बात अभी अपन बाद में करेंगे, फिर लिखेंगे। अब ध्यान दो, 4 पाई की वैल्यू पता होती है, ये वाली वैल्यू है ही यहाँ पर, ये सारी अपन इसको सरल करें लिख के भाग दें, तो ये जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए। और के की वैल्यू किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए कितनी होती है, भाग देने पे कितनी आएगी, डायरेक्ट याद रखनी है। न्यूमेरिकल के लिए वैल्यू काम में आती है 9 × 10⁹। अब इन दोनों वैल्यू की जो मात्रक है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्या मात्रक होगा। तो पहले अपन के का मात्रक निकाल लेते हैं, उसके बाद में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लेते हैं। तो के का मात्रक इस वाले फॉर्मूले से, फिर से आगे ध्यान रखना है कि फिजिक्स में हो सकता है एक पर्सन ऐसा है एक नंबर का कि जिसमें आपको मात्रक या फिर क्या पूछी जाए, विमा पूछी जाए, मात्रक या विमा पूछी जाती है। तो कोई भी मात्रक या विमा पूछी जाती है तो सबसे पहले आपको उस राशि के बारे में याद करना है कि वो राशि जो है वो किस सूत्र में आती है या उसका सूत्र क्या है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो जैसे आपको ये के का मात्रक पूछे तो आपको पता चलेगा कि ये के तो किस में आता है, विद्युत बल वाले में आता है। भाई इस के का नाम लिखा हुआ होगा, ये क्या के क्या है, कूलाम नियम में समानुपाती नियतांक। ठीक है, तो इस तरीके से इस के का मात्रक या विमा आपको पूछी जाए तो आपको सबसे पहले ध्यान देना किस सूत्र में आता है या इसका सूत्र क्या है, तो ये वाला है। तो इससे इसका सूत्र अपन बनाते हैं। तो ये रफ तरीके से मैं यहाँ कर रहा हूँ, के का सूत्र हो गया F × R² और Q1 Q2। के की वैल्यू निकालनी तो R² यहाँ आ गया, Q1 Q2 अपॉन आ गए। तो अब यहाँ ध्यान दो, के का मात्रक क्या बच गया, F का मात्रक क्या होता है, बल का MKS लिख रहे हैं न्यूटन, और मीटर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन कूलाम, तो कूलाम × कूलाम स्क्वायर। किसका मात्रक हो गया, जो के जो समानुपाती नियतांक होता है कूलाम नियम में उसका। तो ये मात्रक यहाँ लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए। और फिर से ध्यान देना है कि उस न्यूमेरिकल में अगर सारे के सारी राशियाँ MKS सिस्टम में SI पद्धति में है तब आप ये लिखोगे, क्योंकि ये मात्रक कौन सी पद्धति का है, MKS का। सारी राशियाँ MKS में लिख रहे हो आप, चेंज करके किस में लिख रहे हो, M, तब ये वैल्यू लिखनी है। तो अगर CGS वैल्यू दे रखी है अन्य राशियों की उस न्यूमेरिकल में और आप ये वैल्यू रखना चाहते हो तो पहले उन राशियों को CGS से बदलना है, किसमें, MKS में, फिर रखना ये। तो ये तो के का मात्रक। अब मात्रक ज्ञात करना है अपने को एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट फिर से वही वर्षन आ गया कि किसी भी राशि का मात्रक या विमा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले वो देखना पड़ता है कि वो किस सूत्र में आता है। तो देखो ये एक तो ये यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो यहाँ से के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी आ रहा है। तो इसका मान निकालोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा। के का मात्रक अगर याद है तो, के का मात्रक अगर याद है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लो के का मात्रक याद नहीं है, तब आप कहाँ से करोगे, इस के को
यहाँ क्या लिख दोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे अपन यहाँ ये वाली बात मान लो कि अपने ये याद नहीं है, ठीक है, या फिर सिंपल सा पहले दोनों से कर लेते हैं, के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान है समीकरण है क्या होगी 1/4 के। अब ध्यान रखना है कि 1/4 ये क्या न्यूमेरिकल मान है, ठीक है, इनके कोई मात्रक नहीं होते, 4 का कोई मात्रक नहीं है, पाई का मान 22/7 मीटर स्क्वायर ऐसा नहीं होता, सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ क्या होता है 22/7, कोई मात्रक नहीं है। तो ये तो यहाँ मात्रक के लिए न के बराबर है, सिर्फ मात्रक क्या बच गया, किसका मात्रक 1/k का मात्रक। तो k का मात्रक क्या है, ये 1/k का क्या होगा, इसका विपरीत, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। विमा का सूत्र आपको खुद निकालना है, इसका विमा का सूत्र, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का। अब उसके बाद में 2 मिनट का और है बस, ये इसकी अपन थ्योरी लिखेंगे और माध्यम के लिए लिखेंगे। तो ये तो समझ में आया हुआ है कि भाई ये अपन पहले 11th क्लास का लिख रहे थे, क्योंकि उसी से कॉपी किया गया है, ये वाला नियम, तो ये हटा रहा हूँ। ये ध्यान रखना है कि ये इस नियम से ही वो नियम कॉपी हुआ है। उसके बाद में जैसे वायु निर्वात के लिए पढ़ने के बाद में किसके लिए पढ़ते हैं, माध्यम के लिए, कोई भी माध्यम हो, चाहे सुचालक हो, कुचालक हो, सुचालक में भी जैसे अलग अलग हो, तो सब इसी में आ जाएंगे। जैसे तांबा है तो भी इसी में आएगा, लकड़ी है तो भी इसी में आएगा, लोहा है तो भी इसी, क्योंकि सारे क्या है माध्यम है। तो अगर कोई माध्यम रखा हुआ है बीच में, क्या है कोई माध्यम, तब ये जो सूत्र है समीकरण 3 है वो अपन किस तरीके से लिखेंगे, F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर, किसका मान, भाई अपन पढ़ते हैं कि F चेंज होता है, ये तो चेंज हो नहीं सकते, F चेंज होता है तो किसकी बदौलत होता है, K की वजह से, और वो K अपन यहाँ इसके लिए पढ़ रहे, अब इसके लिए K क्या होता है, तो माध्यम के लिए जो K होता है वो अपन लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है, ये किसके लिए होता है, माध्यम। तो सबसे पहले तो अपने को ये एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और फिर ये होता क्या, ये अपन लिखेंगे। तो अब अपन ध्यान दो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि माध्यम जो भी है कोई भी हो सकता है, माध्यम कोई भी, सुचालक में देखें तो अलग अलग होते हैं, कुचालक में देखें तो भी बहुत सारे माध्यम है, ठीक है। तो ये जो मान है K का मान ऐसे फिक्स नहीं होता, क्यों, क्योंकि लोहे के लिए अलग K होता है, लकड़ी के लिए अलग होगा, तांबे के लिए अलग होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू भी सब माध्यम के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसे कोई फिक्स वैल्यू यहाँ नहीं लिखेंगे, इसकी जगह नहीं लिखेंगे इधर, ठीक है। तो अब इसमें अपन ये पढ़ रहे हैं कि ये होता क्या है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन किसके लिए दर्शाते हैं, विद्युतशीलता के लिए। नोट लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, वायु निर्वात। तो यहाँ ये किसकी विद्युतशीलता है, किसकी है, माध्यम की, जो भी माध्यम रखा हुआ है उस माध्यम की। तो माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बोल दो या विद्युत पारगम्यता बोल दो, विद्युतशीलता या विद्युत पारगम्यता, कोई मान इस ऐसे फिक्स नहीं होता, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। उसके बाद में इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ते हैं कि ये जो एप्सिलॉन है माध्यम के लिए विद्युतशीलता है, इसका एक सूत्र होता है, और वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये वाला होता है। तो ये क्या होते हैं दोनों, ये वाली राशि क्या होती है, तो इसकी अलग से परिभाषा पढ़ेंगे, वहाँ अपन इसके बारे में समझेंगे। अभी ये ध्यान रखो कि इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल आए तो, ठीक है, ये वाला। तो इसके बाद में अगर अपन सबसे मेन पॉइंट इसमें देखना चाहें तो ये वाला ही है, और वो क्या है कि विद्युत बल एक इस प्रकार का बल है जो माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में विद्युत बल भी क्या होता है, अलग अलग। वायु या निर्वात में क्या होता है, इनसे अलग होता है। इसको अपन थ्योरी के रूप में लिखें
थ्योरी के रूप में। तो इस वाले नियम को तो ध्यान दो कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल या कूलाम बल भी बोल सकते हैं, विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अपन ने ये पहले याद भी है, ये यहाँ लिखा हुआ है, सेम वही अपन यहाँ लिखा है। उसके बाद में अपन एक और लाइन इसमें लिख सकते हैं, बल के लिए है ना ये सूत्र, परिभाषा किसके लिए, सूत्र किसके लिए है, बल के लिए। तो बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो कोई भी बल है सब सदिश ही होते हैं। तो कूलाम बल, विद्युत बल भी क्या होगा, सदिश। प्रत्येक सदिश की क्या होती है, एक दिशा। तो वो दिशा आपको याद भी रखनी है। तो इस कूलाम बल या विद्युत बल की जो दिशा होती है वो किस तरीके से होती है। तो जैसे यहाँ अपन बात करें कि कूलाम बल लगेगा, ये भी प्लस लिया और ये भी क्या लिया है, प्लस। प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर एक माइनस ले लेते तो क्या लगता, आकर्षण। उसकी दिशा किस प्रकार से होती, तो उसकी दिशा इस लाइन के अकॉर्डिंग ही होती है। मतलब वह लाइन जो इन आवेशों को जोड़ रही है, मिला रही है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। मतलब ये अगर दूर जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, पास आएगा इसके तो ऐसे आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा, ऐसे। ठीक है, इस रेखा के अनुदिश। तो दिशा हो गई है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। धनावेश है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, ऋणावेश है किस प्रकृति के हैं, सजातीय या विजातीय। ठीक है, कंप्लीट है ये टॉपिक और पढ़ लेना। यदि आप साथ साथ लिखना चाह रहे हो तो उससे बेस्ट ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके और वीडियो है कंटिन्यू पढ़ो। स्क्रीनशॉट के बाद में आप उससे उतार सकते हो कॉपी में। और दूसरी बात, जितना संभव हो सके, जहाँ तक संभव हो सके, सभी लेसन जितने वीडियो है सबके PDF फाइल आपको मिलेगी साथ साथ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो बीच में ऐसे नहीं कि रोक रोक के अपन पहले लिख रहे हैं और उसके बाद में और वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो कंटिन्यू देखो, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो PDF में देखो उसको, और नहीं आती है तो फिर उसका और कोई सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।